Assalamualaikum. In today's class, we are going to start studying about organic chemistry. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का एक पोर्शन है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग मल्टीपल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो कि ज्यादातर हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल भी होगा। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और हम लोग किसके ऊपर, हमारी सोर्स क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पर्पस अगर हम लोग बात करें तो हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक मेजर चीज होती है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इट इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रो एंड कार्बन, so H and C. So those compounds, which are totally made up of C and H, or H and C, they are called hydrocarbons. So compounds made up of only, इस चीज को याद रखना है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का यूसेज कहाँ है? इसके अगर हम लोग यूसेज की बात करें, इसके यूसेज में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को, जैसे हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास आ गया मीथेन। ठीक है, ये ईथेन। अभी हमें पता चलेगा ये मीथेन, ईथेन क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यूसेज क्या है कि जब हमारे पास, हम लोग किसी भी CH4, मैं यहाँ लिखती हूँ कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जब वो रिएक्ट करेगा किसी ऑक्सीजन के साथ, या उसको हम लोग बर्न भी कहते हैं, रिएक्ट भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी। और जो ये हीट है, दिस हीट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल अदर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस हीट को यूज करेंगे। ये हीट क्या होगी? जैसे लेट्स से हम लोगों ने यही वाला इक्वेशन लिया, CH4 को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, ये कंबशन रिएक्शन है जो हम लोगों ने वैसे भी पढ़े हुए हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये कंबशन रिएक्शंस हो जाते हैं व्हेन, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हीट है, इसका यूज हम लोग कर रहे होते हैं फॉर फर्दर मल्टीपल रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया कि डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो नॉन ऑर्गेनिक क्या होंगे, यानी कि जो चीजें ऑर्गेनिक नहीं है वो कौन कौन सी होंगी? वो कौन कौन सी होंगी हमारे पास जो हम पढ़ते आ रहे हैं? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड्स। ठीक है, सो ऑन, मतलब यानी कि जो बाकी जितने भी है ना, हाइड्रोजन साइनाइड्स, ये सारे क्या होंगे? ये नॉन ऑर्गेनिक है, यानी कि ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं आते। सही है। कंबशन के अंदर ये जो हम लोगों ने कंबशन की एग्जांपल दी है, तो ये हम लोगों ने लिखा ये कि CH4 प्लस O2 विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। इसको अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और आई थिंक ये बैलेंस हो गई है। बाकी सब में मैं यहाँ पे गैस लिख देती हूँ क्योंकि ये सारी गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करती है। इवन वाटर भी यहाँ पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि कंबशन हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वाटर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, हम कह सकते हैं। ये हो गई कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कब, इसको मैं क्या कहूंगी? मैं इसको कहूंगी कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगी? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि कंबशन कंप्लीट नहीं हुई डेफिनेटली, यानी कि हमने CH4 को अगर रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर सम रीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है और साथ में H2 है। तो अब इसमें क्या है कि इसके अंदर ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि CO2 तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। चलो इसको मैं अगर बैलेंस करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2C आ जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, 2 4 6। हाँ, ठीक है, एक ये हो गई। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। मैंने लिखा CH4 प्लस O2, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं प्रोड्यूस किया, उसने सिर्फ कार्बन प्रोड्यूस किया है, तो ये भी एक इनकम्प्लीट कंबशन की एग्जांपल है। इसको भी बैलेंस करूंगी तो बस ये 2 ही, हाँ काफी है। ठीक है, मतलब ये हो गया। तो इस तरह से जो है ये इनकम्प्लीट कंबशन की एक और एग्जांपल है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है टॉपिक, हम लोगों ने थोड़ा सा जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या किया है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारा एक आइडिया भी दूंगी कि हम लोगों ने आगे पढ़ना क्या है सब कुछ। बट अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा था, डिटेल में हमने अभी हमने सारा काम करना है। एक चीज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में या कुछ, जिसकी वजह से हमें इसका काफी आइडिया भी होगा। कि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं कि लिक्विड के लिक्विड जो है, लिक्विड और लिक्विड में मिक्सचर जो होता है उनका, उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब हमारे पास एक है क्रूड ऑयल, ठीक है, जो मिक्सचर ऑफ मल्टीपल ऑयल्स और चीजों के है, उसके अंदर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। Give me a second, let me see if I can find a picture for you to understand it well. मुझे ये इंटरनेट पे ये एक पिक्चर मिली है, हम अगर इस इमेज को यूज करें तो हम लोग देख सकते हैं। मैं कलर थोड़ा सा विजिबल करती हूँ, मैं इसको ब्लू कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे फर्नेस चल रहा है, यानी यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है। जब यहाँ पर हीट प्रोवाइड की जा रही है तो अब क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये 25 to 60 डिग्री, यानी इवेंचुअली जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है कि ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस जो है वो बाइटुमेन में यूज हो रहा है। फिर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, डीजल है, पैराफिन है, नाफ्टा है, पेट्रोल है और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। यानी ये हम लोग इसको रिफाइनरी गैस भी कह देते हैं, फ्यूल भी कह देते हैं, इसके मतलब कह लो कि मल्टीपल नेम्स हैं ये जो हमारे पास इस एरिया में आ रहा है। ये पेट्रोल्स हैं जो गैसोलीन हम लोग कार्स में यूज कर रहे होते हैं। नाफ्टा जो है ये कहाँ पे यूज होता है, केमिकल प्रोडक्शन चीजों में ना, इनमें यूज हो रहा होता है, ठीक है। इनको भी याद रखना अच्छा है कि पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है। पेट्रोल गैसोलीन अगर कहीं लिखा हुआ है तो पता हो कार्स में यूज होता है। फ्यूल है तो वो यूज, रिफाइनरी गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो एज अ फ्यूल यूज होता है। पैराफिन जो होता है हमारे पास वो प्लेन्स में यूज हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें ना पैराफिन के साथ, यहाँ पे केरोसिन भी जो होता है वो भी यूज हो रहा होता है। केरोसिन वो भी एक जेट फ्यूल ही है, ठीक है, वो भी जेट फ्यूल ही है। उसके बाद हमारे पास डीजल ऑयल है, ये डीजल इंजन में यूज होगा, ठीक है, डीजल इंजन में यूज होता है जहाँ पे डीजल की जरूरत होती है। जो फ्यूल ऑयल है वो शिप्स पे यूज होता है, इवन लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल ये लिखा ही हुआ है नीचे, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और बाकी जो है वो बिटुमेन। तो इस तरह से क्या है कि एक डिस्टिल किया हुआ है कि अब देखो जितना जितना ये ब्लैक एरिया है इसका मतलब है कि उतना ज्यादा जो है टेम्परेचर ज्यादा है। बिटुमेन का मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेजिड्यू जितना भी बाकी बचा हुआ कुछ है ना, जो ग्रेटर देन 350 है, उन्होंने ये नहीं यहाँ पे किया 350 से 400, वरना वो भी एक कैटेगरी बन जाती। फिर वो कहते हैं ग्रेटर देन 400 तो वो रेजिड्यू हो जाता है, यानी कि अब ये ग्रेटर देन 350 जो है वो रेजिड्यू होगा, यानी रिमेनिंग रह गया। उससे ऊपर वाली जो है उनके अंदर हम लोगों ने पूरी एक कैटेगराइजेशन की है कि इतने सेल्सियस से लेकर इतने सेल्सियस तक हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज में जरूरी यूज हो रहा होता है। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये थोड़ा बहुत चेंज कर जाते हैं। दीज फ्रैक्शंस जो आपको ये कॉलम्स या फ्रैक्शंस जो भी कहा जाए, ये पार्ट्स जो नजर आ रहे हैं, दे कैन वेरी, फ्रैक्शंस दे कैन वेरी, ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं। किस चीज पे, कार्बन एटम्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं कि कार्बन एटम्स अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते हैं या इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट, इनकी रेंज इंक्रीज की जाए तब ये फर्क आ सकता है। और क्या कहते हैं, और ये स्टिकी हो सकते हैं, मोर विशियस हो सकते हैं, लेस फ्लेमेबल हो सकते हैं, और और क्या हो सकता है, ये बर्न कर सकते हैं विथ लेस, मैंने क्या लिखा है, फ्लेमेबल, कितना प्यारा, और बर्न विथ स्ट्रॉन्ग और स्मोकी फ्लेम। यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी कि ये स्टिकी हो सकते हैं, इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट रेंज इंक्रीज कर सकती है, और ये लेस फ्लेमेबल हो सकते हैं, स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न कर सकते हैं अगर इनकी जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उस केस में मैं ये बात बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया रिगार्डिंग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा,
अब मैं बताती हूँ इनको, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा मजीद फर्दर डिवाइड करती हूँ कि हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो पहले मैं फंक्शनल ग्रुप बता देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। पहले मैं लिख दूँ डेफिनेशन, फिर मैं बताती हूँ। चलो साथ में बता भी देती हूँ। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine the characteristics of an organic compound। करेक्टर देखो मुझे यही फिर कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एक पर्टिकुलर एटम या उसका ग्रुप जो एक प्रॉपर्टी को हमें दिखा रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, शो करा रहा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसको क्या कहेंगे? एक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक टीम, एक डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम लोग उसकी उस चीज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास आ, वो डिपेंड करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह हमारे पास ये मल्टीपल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं अभी इनको नाम लिखती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हमारे पास एल्केन्स हैं, सी सी बॉन्ड। एल्कीन्स है सी सी बॉन्ड, सी डबल डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। फिर हमारे पास अल्कोहल्स आते हैं जो कि OH बॉन्ड बनाते हैं। और फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं जो COOH बॉन्ड हमारे पास बना रहे होते हैं। अब जो एल्केन्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो हमारे पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो सी डबल डैश सी है, इसको हम कहेंगे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का पता है ना, कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो शेयरिंग का मतलब है कि दो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपस में शेयर हो रहे हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे भी हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये तो हमारे पास एक जनरल, हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं वो ये चार फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिल। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, हम लोगों ने अब डिस्कस करते हैं होमोलोगस सीरीज, इस टर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि ये, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनका क्या होगा, सेम होगा जनरल फॉर्मूला। मैं बताती हूँ, इनके एग्जांपल्स दूंगी, बट अभी फॉर नाउ जस्ट कंज्यूम व्हाट आई एम टेलिंग। सेम जनरल फॉर्मूला होता है इनका, इनकी सिमिलर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सर्ट करते हैं ये लोग, लोग लोग ये मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और हमारे पास इनका जो है जो चेंज है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होमोलोगस सीरीज में, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मेरा मुराद है, मुराद है मेरी, या जो भी कहते हैं, क्या मेरा मीनिंग है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उसका साइज, उसका मास, उसका उसकी जो उसकी लुक है, या क्योंकि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग एल्केन्स की बात करते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप में जो हमारे पास सी सी है, ये वाला बॉन्ड, दिस फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज consists of consists of saturated
ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फार्मूला, जो जनरल फार्मूला जो है हमारे पास CnH2n+2, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, अल्केन्स का। होमोलोगस सीरीज में ये अल्केन जो है ऐसी होमोलोगस सीरीज बनाता है जिसके अंदर हमारे पास सारे सैचुरेटेड कार्बन होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन का क्या मतलब है कि सबका जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा, सबका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, वो सैचुरेटेड है। और उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है CnH2n+2। ये इनका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हमने बात की थी ना, तो सिंगल बॉन्ड के ऊपर बेस कर रहे होते हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग सबसे पहले इनकी बात करें अल्केन की, जनरल में सारी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन भी करूं, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग एक सेपरेटली भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर मैं एक जनरल जल्दी सा आइडिया दे दूं। अल्केन्स के अंदर क्या होता है, ये इसको एक छोटा सा नोट भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मैंने कंपाइल करके मैं एक ही दफा बता रही हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, उनकी डेंसिटी हो, उनकी विस्कोसिटी हो, ठीक है, ये उनकी जितना हम लोग आगे जाते जाते रहते हैं ये इंक्रीज करती रहती है। क्या करती जाती है, इंक्रीज, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से ये चीजें अल्केन्स के अंदर इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और जो दूसरे हैंड पे रिएक्टिविटी जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, फ्लेमेबिलिटी जो है, और वोलेटिलिटी जो है, यानी कितने वोलेटाइल है ये सारा कुछ, ये जो है ये जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे उतने डिक्रीज कर जाएंगे, किसमें, अल्केन्स में। ये हम लोग अल्केन्स की बात करिए, मैंने एक जनरल ये बात एक ही दफा में कंपाइल करके बता दी है, सब समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आती हूँ, हमारे पास इथेन होता है। इथेन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो कार्बन आइटम होते हैं, एक टर्म होती है इथेन, इसका एच का मतलब होता है टू, ठीक है, तो इसका मतलब है टू कार्बन आइटम, इसमें कितने होंगे, टू कार्बन आइटम। और अब अगर आपसे वो कोई कहते हैं आप ड्रॉ करें, मैं इथेन का फॉर्मूला लिखती हूँ, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ठीक है, ये इथेन का फॉर्मूला है। मैंने आपको कहा है कि ड्रॉ करें स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ इथेन, तो क्या करूंगी, पहले एक कार्बन बनाऊंगी और फिर एक सी। ये क्या है, ये अल्केन है, ये अल्केन की शो, अल्केन कैसे रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से। जब एक दफा अल्केन ड्रॉ कर लिया, अब हमें पता है कार्बन आइटम्स कितने उसके पास होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन होता है ग्रुप 4 का। क्योंकि कार्बन होता है ग्रुप 4 का, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। तो इसका मतलब है इसके पास 4 और पावर है कि वो अपने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 अभी ऐड किए, एक तो ऑलरेडी था, 1 2 3, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा है इनके साथ सबके साथ एच लगा दो, हाइड्रोजन बना दो। अब काउंट करो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो यानी C2H6, तो ये मैंने डायग्राम किसकी ड्रॉ की, ईथेन की। पर ये मेरी जो डायग्राम है ये कौन सी है, ये है ए साइक्लिक। क्या है, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब है कि ए का मतलब नॉट, और साइक्लिक क्या होता है, इसे कह लो क्लोज, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज। यानी कि एक साइकिल नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच्ड चेन है, ए साइक्लिक है, क्या है, स्ट्रेट चेन। यानी मैंने इसके अंदर कोई सर्कुलर कोई रोटेशन तो नहीं ना बनाई। अगर मुझे कहते हैं कि वो आप बनाओ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एक साइक्लिक बनाओ, तो ईथेन का जो है, ईथेन का साइक्लिक नहीं एग्जिस्ट करता, ईथेन का साइक्लिक एग्जिस्ट नहीं करता, ब्यूटेन का करता है, ठीक है, यानी कि ईथेन के बाद ब्यूटेन आता है, तो बाद में आता है ईथेन पर। ब्यूटेन में हमारे पास 4 होते हैं, 4 कार्बन आइटम, उसके अंदर जो है हमारे पास साइक्लिक एग्जिस्ट करता है। अगर ब्यूटेन बनाओ ना तो वो हमारे पास सीधर 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 सीधर। अब देखो, अब क्या ये एल्केन की फॉर्म तो बना रहा है, इस तरह भी एल्केन बन रहा है, इस तरह भी एल्केन बन रहा है, इस तरह भी बन रहा है, और इस तरह भी बन रहा है। एल्केन की फॉर्म तो बन रही है, लेकिन ये साइक्लिक है। असाइक्लिक है, अब इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि कितने शेड, दो दो, ये दो कार्बन के साथ ऑलरेडी शेड है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस है, मजीद रह गए हैं जो जो पेयर बनाए जा सकते हैं।
तो बाकी सबके साथ हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं। तब इसका अगर फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, कहूँ कि आप डिड्यूस करो, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे ओके, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, यानी C4। आप एच गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। आपने डिराइव कर लिया किसका फॉर्मूला? ब्यूटेन का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, C4H8। क्या अब हम लोग इस जनरल फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, CnH2n+2 था, तो C4 हम लोगों ने n की वैल्यू क्या कह दी? 4। तो अब H क्या होगा? 2 × 4 = 8, 8 + 2 = 10, तो C4H10 होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन है ना, ये साइक्लोब्यूटेन बना है हमने, ये खाली ब्यूटेन नहीं बनाया। अगर हम लोग, मैं इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा रफ ही हो गया। साइक्लोब्यूटेन बनाती हूँ एक तरफ, और एक तरफ ब्यूटेन बना रही हूँ। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 4। इसका फॉर्मूला होगा C4H10, और इसका फॉर्मूला भी C4H10 ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास साइक्लिक है, इसलिए इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे। सही है, मैं बनाती हूँ सी सी। यहाँ पे बाकी सारे जो हैं वो क्या बन जाएंगे साथ में? हाइड्रोजन। हमेशा जब भी कार्बन के जो बनाने हैं ना पेयर्स बॉन्ड्स, वो ऐसे बनाने हैं, इस तरह, यानी इस तरह नहीं कोई बनाए, एक ऐसे 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 और ऐसे। दिस इज नॉट राइट अभी, ठीक है, अभी ऐसे नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये सही है। और अगर मैंने C4H10 बनाना है, ये मैंने क्या बनाया? साइक्लिक। ये मैं बनाने लगी हूँ ए साइक्लिक। ए साइक्लिक में क्या होगा? एक सीक्वेंस में ये 4 बॉन्ड्स लग गए, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। और अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो ये 10 ही हाइड्रोजन होंगे। और जो हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज में जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, CnH2n+2, ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बनाती हूँ, मुझे बताना है कि वो क्या है। अब काउंट करो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। क्या ये यही फॉर्मूला नहीं ब्यूटेन वाला? पर इसमें हमारे पास एक दरमियान में क्यों है? ये दरमियान में क्यों है? ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। आइसो का क्या मतलब है? आइसो, आइसोब्यूटेन क्यों? ब्यूटेन क्यों नहीं खाली? आइसो इसलिए क्योंकि ये उसका आइसोमर है। क्या है इसका? आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? अब ये एक सवाल है, अब वो एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोमर क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स with the same molecular formula, with the same molecular formula but different structural formula। जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आइसोमर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। तो ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये उसका आइसोमर है। इधर भी अगर हम लोग देखें, ये ब्यूटेन है, इसमें भी C4H10 है, इस आइसोब्यूटेन में भी C4H10 है। पर लुक वाइज अगर देखें, यानी कि स्ट्रक्चर डायग्राम जो देखें, वो ब्यूटेन की जो ए साइक्लिक लुक है और आइसोब्यूटेन है, वो डिफरेंट है। ठीक है, और एक और चीज, आइसोमेरिज्म जो है वो एल्केन के अंदर, आइसोमेरिज्म यानी कि जो जिसके आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म उसको मैं कहूंगी, तो वो एटलीस्ट जो है वो ब्यूटेन से शुरू होते हैं, यानी कि 4 कार्बन आइटम से पहले आइसोमर्स नहीं बनते। अगर मैं कहूँ ना 3 कार्बन आइटम्स के मैं आइसोमर बना सकती हूँ एल्केन के अंदर, एल्केन की बात कर रही हूँ, एल्केन के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अच्छा, अगर मैं एक बात करूँ, हम लोग थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी डिस्कशन करते हैं साथ साथ।
ओके, अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी की, इन दोनों का जो डेंसिटी है वो हमारे पास फर्क आएगी। इसकी डेंसिटी जो है, यानी ब्यूटेन की डेंसिटी जो है, लेट्स से कह लो 0.58 है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी होगी 0.56। अब इनकी डेंसिटी में फर्क है, क्यों? क्योंकि इनके वो स्ट्रक्चर में उनके जो स्ट्रक्चर की रेंज है उसमें फर्क है। ये देखो, ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, लंबी स्पेस ले रहा है, ये थोड़ी छोटी स्पेस ले रहा है कंपेरेटिवली। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। और एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि जितना स्ट्रक्चर बिगर होगा, बिगर स्ट्रक्चर स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आप मुझे बताओ, इन दोनों में से ब्यूटेन का एसाइक्लिक ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? इस एसाइक्लिक का जो होगा हमारे पास वो होगा -0.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी हूँ। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा -11.7 डिग्री सेल्सियस। ये टर्म्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना चाहिए कि स्ट्रक्चर बड़ा हुआ तो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जिसका बड़ा आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आ रहा है। ओके, एक दफा दोबारा जनरली हम लोग अब सही से जो हम लोगों ने जैसे एग्जाम में लिखना है या कुछ, उसके अकॉर्डिंग मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रख लो, C1 टू जो C4 है, यानी कि फर्स्ट कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो होते हैं वो हमारे पास गैशियस चीजें होती हैं। C5 से लेकर C16 तक जो होते हैं, यानी 16 कार्बन तक, दिस इज यूजुअली लिक्विड। एंड C17 ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे पास सारे सॉलिड होते हैं। तो ये हमें थोड़ा गैस और लिक्विड को देखने की जरूरत होती है, हम सॉलिड के ऊपर तो डिस्कशन करते ही नहीं है ज्यादातर। ठीक है, C8 तक चली जाती है बात, तो इनका एक आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करने लगे थे? हम लोग डिस्कस करने लगे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, क्योंकि हम लोग एल्केन्स का पार्ट करें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की डिस्कशन करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दिस विल इंक्रीज एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज। यानी कि आप कह लो जब उनका MR इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे, और इसकी रीजन भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी रीजन अगर वो पूछे तो वो भी पता होनी चाहिए। होता क्या है, हमारे पास जब MR इंक्रीज करता है तो जो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस वो भी इंक्रीज करती हैं। ठीक है, वो भी इंक्रीज करती हैं। तो उससे क्या होता है, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि वो आप इनका सामना कर सको, इनको फाइट बैक कर सको। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगी क्यों हमें जरूरी होता है, तो हम लोग कहेंगे कि MR increases the strength of वैंडर वॉल, जिसके स्पेलिंग सही से नहीं पता, वैंडर वॉल फोर्सेस के, ये एक दफा कंफर्म करने। वैंडर वॉल फोर्सेस, MR increases the strength of van der Waals forces. Van der Waals forces increases. As MR increases, the strength of van der Waals forces also increases. As a result, you need more energy to overcome the stronger van der Waals just wall forces, and hence the melting point and the boiling point will increase. Okay, ये रीजनिंग इस तरह से लिखना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जो है, जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज होंगे, हम लोगों ने भी, मैंने बताया भी, तो उनकी जो स्टेट है वो भी गैस से सॉलिड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली एज वी गो डाउन, या फिर एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि देखो अगर हमारे पास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो जितना जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ओ वेट, नहीं वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा ना, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा कि देखो अब गैस था पहले, गैस का मतलब है कि वो पूरी एक रूम जितनी स्पेस ले रहा है, एक जगह, तो वो नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से सॉलिड बनते जा रहे हैं, यानी कि एक छोटू सा बॉक्स बन गया, इतना सा बॉक्स बन गया, सिर्फ इतनी सी जगह ले रहा है, पहले वो ये सारी जगह ले रहा था, अब वो इतनी सी जगह ले रहा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज किया। जब वॉल्यूम इतना डिक्रीज किया है तो फिर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करी होगी, जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेंगे क्योंकि उनकी स्टेट चेंज हो रही है। बात समझ आई? ये मैंने वो लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, दैट गोज विद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब भी बात आए ना, तो ये याद रखना है कि ये एक स्टेटमेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स जैसे हमारे पास कह लो कि आयोडीन वगैरह हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो चीजें इनसॉल्युबल होती है वाटर में, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ हेक्सेन है हमारे पास, हेक्सेन विद आयोडीन जो होगा, हेक्सेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आयोडीन को तो हमें पता है ये जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर अगर मैं कहूँ उसको आयोडीन के साथ दिया जाए तो दे विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है, नॉट डिसॉल्व, ये चीज एक है। उसके अलावा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, विस्कोसिटी, एक फीचर कि विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे एमआर इंक्रीज करेगा, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि वो कितना इजीली फ्लो करता है, उसकी फ्लोइंग पावर के ऊपर। यानी कि देखो जितनी लार्ज चेन होगी सॉरी, यानी अगर मैं कहूँ ऐसे सी की मेरी बहुत लंबी चेन है, तो इसका मतलब है कि ऐसी चेन होगी ना, तो वो वो आपस में खराब हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, खुद हो जाए। एक आपके पास एक नेकलेस है जो कि इतना बड़ा नेकलेस है, ऐसे ऐसे इतना बड़ा सा, यहाँ पे एक पेंडेंट भी है, ये नेकलेस मैंने बनाया कैसा है इतना बड़ा, लेट्स से मेरा ये एक नेकलेस है, इस पे एक पेंडेंट भी लगा हुआ है, ये नेकलेस है, ठीक है। अब ये नेकलेस मैंने कहीं एक छोटू सा, बल्कि नहीं, एक अच्छी से अच्छी एग्जांपल, अब हैंड फ्रीज हमारे पास आती है, हैंड फ्री, ठीक है, ये हैंड्स फ्री, और ये हैंड फ्री है हमारे पास, दिस द हैंड फ्री। अब इसको अगर हम लोग किसी एक छोटे से बॉक्स में डाल के रखेंगे ना चुरमुर करके, तो ये क्या होगी, बहुत ज्यादा टैंगल्ड हो जाएगी, इसको खोलना मुश्किल होगा। यहीं पे अगर आपके पास सिर्फ एयरबड्स है, तब तो आपके पास चेन छोटी होगी ना, यानी चेन है ही नहीं बल्कि समझा जाए तो, या ब्लूटूथ वाली आ गई जो सिर्फ एक इतनी सी कनेक्टेड होती है वायर बस, तो कुछ भी अगर इस तरह की होगी, जितनी वायर छोटी होगी या जितनी चेन छोटी होगी, जितनी चेन लेस होगी, छोटी होगी, उसको मैनेज करना आसान है। जितनी बड़ी चेन होगी वो उतनी टैंगल्ड होगी, उतना उसका फ्लो हार्ड होगा, फ्लो इजी नहीं होगा। तो छोटी चेन का फ्लो इजी है, यानी उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उसके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक और पॉइंट पे आ जाता है फ्लेमेबिलिटी का, कि जो हमारे पास चीज है वो लेस फ्लेमेबल होगी, मैंने अभी पॉइंट पहले भी मेंशन किया था ना, जो मैंने यहाँ पे ऐसे नोट सा लिखा था, तो उसके अंदर मैंने ये बात की थी, फ्लेमेबिलिटी जो है वो लेस हो जाएगी एज द एमआर विल इंक्रीज। क्योंकि इसका मतलब है कि कोई चीज अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ
फ्लेम तो तब आएगी जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। तो क्या होगा, लेट्स से कि इतनी बड़ी चेन है और ऑक्सीजन हमारा कहीं यहाँ पर है इसके अंदर, ठीक है। इतनी बड़ी चेन है, वो मिक्स भी हो गई, टैंगल्ड हो गई। तो क्या हो गया कि ऐसे कार्बन आइटम्स हैं, ये ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे, ये कार्बन आइटम्स हैं सारे, बड़े कंफ्यूजिंग सी जगह पे ऐसे पड़े हैं। और अब मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है जो वो आके कह रहे हैं मैंने आपसे रिएक्ट करना है, हेलो हेलो आई वांट टू रिएक्ट विद यू। तो अब क्या है, जो कार्बन, ये एक जो चेन है ना, ये प्रोटेक्ट करेगी कार्बन आइटम्स को आपस में, कि वो किसी और के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके। तो क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो वो लेस फ्लेमेबल हो जाएगा। और इसी तरह अगर इतना सा हमारे पास कार्बन है, छोटी सी चेन है, तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आके कहेगा अच्छा मैं आपके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट करके चला भी जाएगा। जब इतने ज्यादा लोग होंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा। आप इसका ऐसे याद रख सकते हैं कि सोचो, यूनिटी अगर है लोगों में कि वो कोई बंदा बाहर से आके उनको तोड़ नहीं सकता, पर यहाँ पे अगर थोड़े लोग होंगे तो कोई आके तोड़ भी देगा, आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा। और एक और पॉइंट जो है वो भी पता होना जरूरी है कि इट बर्न्स विद अ स्मोकियर फ्लेम एज एमआर इंक्रीजेस। इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, अपने पास लिख के रखना है, ठीक है। और बस इनको याद रखना है। तो इट विल बर्न विद अ स्मोकियर फ्लेम, ज्यादा स्मोकियर होगा। जैसे अगर हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा ना, छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, तो वो इजी बर्न हो जाएगा, ठीक है, कि उसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो जाएगी, कंप्लीट कंबशन होगी। कंप्लीट कंबशन होगी तो स्मोकियर वो फ्लेम भी स्मोकियर उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक बिगर कैंडल वैक्स है, ठीक है। अब कैंडल वैक्स जो होती है ना, उसका बहुत लॉन्गर चेन होती है। तो लॉन्गर चेन की वजह से, क्योंकि एमआर बहुत लार्ज हो गया, वेरी लार्ज एमआर, तो वो अब बर्न करेगा इनकम्प्लीटली। अब इसमें जो है, इसमें ज्यादा स्मोकियर फ्लेम एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हमारा हमारा इंक्रीज कर चुका है। ये पॉइंट्स हमने कुछ डिस्कस कर लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब इन प्रॉपर्टीज को मैंने पहले भी एक दफा यहाँ पे जो टेबल बना के छोटू सा लिखा था, आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ओ सॉरी एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को डिस्कस करके हम लोग एल्कीन्स के ऊपर चले जाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले जो एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंबशन। और वो भी कंबशन के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास कंप्लीट कंबशन और एक होगी हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। मैंने इनकी इक्वेशंस जो थी वो पहले लिखी थी, मैं दोबारा लिख देती हूँ। CH4+O2 विल फॉर्म CO2+H2O। इनको बैलेंस करके लिखना है, 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। इनकम्प्लीट के अंदर हमारे पास थी एक CH4+O2, अब CO एक दफा फॉर्म हो जाएगा और एक दफा क्या होगा, CH4+O2, इट विल फॉर्म जस्ट कार्बन प्लस 2H2O। तो इधर भी 2H2 हो जाएगा, 4H2O 2CO और 2CH4 3O2, ठीक है। ये इनकम्प्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। तो समटाइम्स जो है हमारे पास कार्बन बन जाएगा, समटाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, पर वाटर हमेशा फॉर्म होगा, ठीक है। एक तो कंबशन रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया हुआ है। दूसरा रिएक्शन जो होता है ना इसके अंदर एल्कीन्स का, दूसरा रिएक्शन वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जैसे हमारे पास CH4 है, मीथेन है, इसके अंदर हमने Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH, एक यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा CH3, और यहाँ से एक क्लोरीन चला जाएगा CH3Cl+HCl, ठीक है। और इसकी कंडीशन भी है एक, इस रिएक्शन को प्लेस करने की कंडीशन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये कंडीशन भी मस्ट है। फिर ये जो ये रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सारे अल्केन्स के अंदर पॉसिबल है। अब लेट्स से मैंने अगर ये मैंने C2H6 यानी कि मैंने ये कौन सा लिखा है अपने पास, ईथेन है, ये तो मीथेन था ना, ये ईथेन है। ईथेन के अंदर अगर मैंने ये ऐड किया तो अब मैंने दोबारा से एक हाइड्रोजन मैं निकाल लूंगी, C2H5, एक क्लोरीन ले लूंगी और साथ में HCl फॉर्म कर लूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से निकल के वो आपस में जाके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट हो रही है ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in the alkane molecules with another atom. अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ CH4 प्लस Br2, अब क्या फॉर्म होगा? अब Cl2 नहीं है, Br2 है। फिर भी सेम रिएक्शन होगा, CH3Br प्लस HBr। ठीक है, ये होगा रिएक्शन। अगर मैं इसकी, अगर वो मुझे कहता है, ये तो हमने इक्वेशन लिखी है ना, केमिकल इक्वेशन लिखी है, अब वो मुझे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन बनाओ या फिर उसकी डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला शो कराओ। तो हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH4 एक कार्बन बना के 4 लाइंस लगा के हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमीन। फिर हमारे पास ये देखो अब क्या बनेगा, CH3Br। लग अजीब रहा है, आराम आराम से देखो, एक कार्बन बनाया, कार्बन बना के उसके पास चारों साइड्स बना लो, क्योंकि अब H3 है, इसका मतलब है 3 जगहों पे तो हाइड्रोजन लगेगा। और Br का क्या मतलब है कि 3 जगहों पे ये लगेगा, चौथी जगह पे ये लगेगा, ये Br लग जाएगा प्लस HBr। अब नोटिस करें तो ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन था, ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ पे Br बना दिया उसने, और यहाँ का ये मिलके जो है HBr इनमें फॉर्म कर दिया। समझ आई बात की? तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हो गया सब्स्टिट्यूट इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एल्केन्स और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये चीजें मुकम्मल हो गई हैं। नेक्स्ट में मैं अब एल्कीन से शुरू करूंगी, फिर हम लोग आगे आगे जो है एल्कीन के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर अल्कोहल और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके डिस्कशन शुरू करेंगे। फॉर नाउ हमारा यहाँ पे भी तक